बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल आज रात। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज एक दिन ऐसा है कि जिस दिन दो तरफ बम गिराने की कोशिश की गई, अब वो किधर कामयाब हुई है ये एक अलग मामला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर था उस बिल को कलअदम करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अगर इस तरीके से हम दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो फिर केसेस की तो भरमार हो जाएगी, तो हम किस तरीके से उस समुंदर से निमट सकेंगे। तो इसलिए ये इख्तियारात में तजावुज़ जो पार्लियामेंट की तरफ से किया गया है इसको हम कलअदम करार देते हैं। और कलअदम करार देने के नतीजे में अब चहमगोइयाँ ये चल रही हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनके पास अपील का हक इसके कानून बन जाने की सूरत में आ चुका था, वो अपील का हक वो खो चुके हैं। अब इसका आगे मंजरनामा क्या होगा? इससे बड़ा बेंच बन के अगर इस केस का फैसला करेगा तो ही इस बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाएगा। अब इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी उसके ऊपर बात की जाएगी। और दूसरी बात ये कि एक डायरी का तज़किरा हो रहा है और डायरी के ऊपर बातचीत ये हो रही है कि डायरी के ऊपर रोजाना के मामूलात लिखे गए थे। डायरी के ऊपर तक लिखा गया था कि किसको खाने के लिए क्या देना है और क्या नहीं देना। क्या ये मामलात हकीकत पसंदी पे मबनी हो सकते हैं? क्या इस दौर के अंदर एक डायरी के ऊपर तमाम तर चीज़ें लिखी जा सकती हैं? और डायरी अगर किसी के हाथ लगी है तो किस तरीके से लगी है, ये मुअम्मा भी इसी प्रोग्राम में डिस्कस होगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले आप क्या देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर नून लीग की अगली हिकमत अमली क्या दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासिर साहब, पहली बात है आज सबसे बड़ा बम तो यही है, ये फ़ैसला। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने ना उन मैयतों का लिहाज किया, ना उन्होंने किसी और चीज़ का लिहाज किया। एक ही नारे, एक ही रक्स, हर चीज़ कहा कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, और इतना प्रोपोगंडा किया गया, इतना लोगों को कायल किया गया, इस कदर अपनी जमात के अंदर ये बात की गई कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहा है, इसलिए मरीम साहबा को खामोश करा दिया गया है कि वज़ीर आज़म आपके वालिद मुहतरम आ रहे हैं, और सारे मामलात फ़ाइनल हो गए। और मियाँ साहब ने भी पूरा यूरोप सारी तरफ होने के बाद वापस लंदन आ गए। तैयारी पूरी, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल किस तरह लेना, क्या करना क्या नहीं करना, सारी तैयारी हो चुकी थी। इवन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बात, मुझे रात को मैं एक MNA का फ़ोन आता है, साबिक MNA कह लेना, अब तो बेचारे अगली दफ़ा पता नहीं अब इलेक्शन होने है कि नहीं होना, साहबा की लगना साथ, उनका फ़ोन आता है चिश्तियाँ से तल्लक का उनका। वो मुझे पूछते हैं यार क्या बनेगा? मैं कही आप बताएं क्या बनेगा, आप हुकूमत के अहम तरीन। जी, पाकिस्तान में ही होते हैं आजकल, पाकिस्तान आए हुए हैं। अच्छा, आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा जी, उन्होंने कही, मैं मुझसे पूछा, मैंने कहा आप बताएं ना क्या बनेगा। उसने कहा जी मियाँ साहब वज़ीर आज़म। मैं कहा अच्छा जी, फ़ैसला हो गया? उसने कहा बिल्कुल फ़ैसला हो गया है और हम तो अब बड़ी धूमधाम से, बड़े ज़ोर शोर से आ रहे हैं। मैंने कहा जी वोट बैंक कहाँ से लाएंगे? उसने कहा जी हमें तो बस हम जीत जाएंगे, छोड़ दें। ये ज़रूर, ये बात दुरुस्त है कि वोट अभी हमारा नहीं है, ये भी बात दुरुस्त है कि महंगाई ने हमें ज़लील और रुस्वा कर दिया, ये भी बात दुरुस्त है कि लोग हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हम जीत जाएंगे। मैं कहा यार ये कुलिया को मुझे बता दो, कोई बाबा पकड़ा हुआ आपने, क्या पकड़ा हुआ मुझे बता दो। उनके नज़दीक ये क्या है कि उनको लगता है कि इलेक्शन इस साल हो रहे हैं? अच्छा, मज़े वाली बात है। मैंने पूछा, मैं कहा इलेक्शन हो कब रहे हैं? कहते इसलिए तो आपको फ़ोन किया। मैंने कहा कुर्बान जाऊँ आपके जिम्मेदारी पे, आपके अहदे पे। तो आज मैंने इस फैसले के बाद उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा जी अब क्या बनेगा? कहता अगली असम्बली जो आएगी ना वो बिल पास कर लेगी। मैं क्या असम्बली तो मियाँ साहब ना हो इस असम्बली में तो फिर मियाँ साहब नहीं है। देखिए बहुत से लोग इस बात पे भी हैं कि 1-1.5 महीने के बाद कोई बड़े मनसब से चला जाएगा, कोई नया आएगा, बड़ा बेंच बनेगा, फैसला तब्दील हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? ये फैसला जो है ये राना अज़ीम या यासिर रशीद ने किया है? ये फैसला जो है ये मैं नहीं समझता, ये वो पागलपन है ना। उन्होंने पहले भी बड़ा कुछ समझा था। उन्होंने समझा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर स्टेज लगाकर हम तकरीरें करके पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया को ब्लैकमेल कर लेंगे। पहले उन्होंने यह समझा था कि हम जिस चाहेंगे जज पर इल्ज़ाम लगाकर उसको ब्लैकमेल कर लेंगे। उन्होंने ये समझा था कि हर फैसला वो होगा जो उनके हाथ से लिखा जाएगा। उन्होंने ये समझा था कि हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी करेंगे और उसके बाद मर्जी का फैसला भी ले लेंगे और हर दफ़ा हमारे आगे हर शख्स झुक जाएगा। ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी इंजाम बड़ा बुरा भुगतना पड़ता है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया।
आइन के मुताबिक काम किया है, कानून के मुताबिक काम किया है। उन्होंने दलील दी है फैसले में। ये फैसला ऐसा फैसला नहीं था कि 12 बजे आप फैसला महफूज करें और 12:30 बजे 30 सफ़ात पर मुश्तमिल आप फैसला लिखा दें। ये वो फैसला नहीं था। ये फैसला जून में महफूज हुआ और अब आके जाके लिखाया गया फैसला। और इस फैसले के एक एक मदरजात को आप देखें, एक एक चीज़ को देखें, कहाँ पे किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया। मुझे पाकिस्तान का एक कानूनदान बता दें, एक मासवाए हुकूमत के अंदर बैठे हुए किसी शख्स के, जिसने इसे गलत करार दिया, कि जिसने रिटायर्ड जजेस से लेकर। बात यह है कि आज के दिन मुस्लिम लीग नून की सियासत को सबसे बड़ा दचका लगा है। आज के दिन मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है फिर दोबारा रिवर्स गेयर लग गया उसे। जो वो समझते थे हम किसी को माइनस करके खुद आगे आ जाएंगे, आज वो खुद माइनस हो गए हैं। इसके बाद कौन माइनस होता है, एक बात की बात है। जिसको वो माइनस करने जा रहे हैं अभी उसके पास काफ़ी जगह मौजूद हैं, बहुत से भी उसके पास तो हैं सिलसिले आगे जाने के, अपनी जान छुड़ाने के लिए या बेल के लिए। इनके पास तो अभी सिलसिला ही कोई नहीं रहा। ये जो कानूनी निकात हैं, इस पे आगे चल के कोशिश करते हैं कोई माहिर कानून हमें मिल जाए, उसके ऊपर भी बातचीत हो। आप क्या समझते हैं, ये जो पै दर पे कानून साजियाँ की गई हैं, ये एक फैसला आ चुका है, दीगर कानून साजियों पे भी अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो उस पर फैसला नहीं आएंगे? ये तो मुझे इस तरह लगा है कि ये कानून साजियाँ नहीं हुई जैसे ईद के पास बकर मंडी में, बकरा मंडी में लगता है ना, मंडी लगती है और दरादर लंगरा लूला टेरा मेरा बकरा जितने भी होते हैं वो बेचते जाते हैं ना, निकले जाओ ले जाओ, ये हिसाब हो जाता है। तो ये मुझे इसी तरह कानून साजी लगी। एक एक दिन में 70 बिल, 50 बिल, 30 बिल, 20 बिल पास हुए हैं। वो बिल जो कमेटियों से रिजेक्ट हो गए हैं वो भी पास हो गए हैं। मतलब इस तरह हुआ है जिस तरह हो नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत नहीं थी। आपकी असम्बलियों के अंदर की फुटेजें मौजूद हैं। आने वाले दिनों में, चल खबर दे दूं आपको, आने वाले दिनों में उन फुटेजेस की मदद से ऐसा काम हो जाना है कि इनके समझ में नहीं आना कि आपकी वहां पर, मैं कह रहा हूं कि गिनती कितनी थी, उस गिनती से कोरम पूरा नहीं होता था और आप उस गिनती के साथ बिल मंजूर कर रहे थे, आप उस गिनती के साथ कानून साजी कर रहे थे। कोरम के ऊपर कोई निशानदेही नहीं करता था। मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन करता? वही निशानदेही मुझे बताया कौन करता? अपोजिशन लीडर तो मसरूफ बहुत था क्योंकि उसने निगरान वज़ीर आज़म को ढूंढना था। अभी तक बेचारा ढूंढ रहा है, तो सुना पर्ची उसकी जेब से गिर गई है कहीं, वो पर्ची ढूंढ रहा है क्योंकि उसे नाम याद नहीं रहा कि नाम क्या था। तो किसने निशानदेही करनी थी मुझे, ठीक है ना? स्वाए एक बीबी सायरा बानो के अलावा कौन था वहाँ पे जिसने निशानदेही करनी थी? फहमुद्दीन मिर्ज़ा या सायरा बानो, ये 2-3 लोग ही थे ना। बाकी तो सारे जो थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। जो नहीं आते थे वो मौज मस्ती करते थे, जो आते थे वो आके कोई तो नींद पूरी करते थे शायद, किसी का वहाँ पे ठीक है प्रेशर, और कुछ लोग वैसे बोलते थे। चले अब मुझे बताएं, ये हमारे सामने एक फुटेज चल रही है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये तो अली ज़फ़र साहब आ गए, इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू वाली अगर फुटेज चला दें तो जनाब मुझे उस फुटेज में ना ये देखें, इर्द गिर्द आपको किसी कुर्सी पे कोई बैठा नजर आया, किसी चेयर पे कोई बैठा नजर आया, पीछे तक देखे कोई आया नजर आपको? तो मुझे बताएं, जब ऐसी कानून साजियाँ होंगी, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर इंजाम ऐसा ही होगा ना। ये कोई चने वाली दुकान तो थी नहीं भाई। आपका पाकिस्तान का एक बड़ा सबसे बड़ी पार्लियामेंट हाउस थी जहाँ पे कानून साजी, जहाँ पे अवाम के मसाइल हल होने थे, जहाँ पे अवाम की बात की जानी थी, लेकिन वहाँ पर बात की गई किसी और किस्म की। वहाँ पर किसी को लाने की, किसी को भिजाने की, किसी को कुछ करने की, गाली गलौज की, किसी के खिलाफ बात करने की, यही होते रहे ना। राना साहब, क्या वजह है कि अभी तक नाम पे इत्तफाक नहीं हो सका? मुलाकातें तो हो चुकी हैं, सदर ने पर्ची घूम गई है। अच्छा, उससे अगली बात है, सदर ने वो खत लिख दिया है ना, उन्होंने कहा जी 12 अगस्त तक आप नाम भिजवा दें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं सदर को किस बात की जल्दी है, उन्होंने आईन ही नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने क्यों खत लिखा? वो शहबाज शरीफ साहब कितना तो कहने दो ना यार, अभी 7 दिन के अभी हमने और मज़े लेने हैं, तो 7-8 दिन के मज़े जो हैं वो आप हमारे ख़राब करने जा रहे हैं यार। ऐसा तो ना करें यार, पता नहीं दोबारा बारी आनी है कि नहीं आनी, मेरी इतला के मुताबिक शायद नहीं आनी। तो अब जितने दिन की है उतने दिन तो बादशाहत करने देना, आप भी बादशाह आदमी हैं। बात यह है कि सदर साहब ने ख़त लिखा है, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कल जवाब तो देना पड़ेगा, कल किसी ना किसी के नाम किसी ना किसी कमेटी में तो भेजने पड़ेंगे, चाहे पार्लिमानी कमेटी में जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, वज़ीर आज़म वही होगा जिसका नाम राजा रियाज देगा। अच्छा, कुछ लोग ये बातें करते हैं कि हो सकता है वज़ीर आज़म वो भी ना हो जिसका नाम राजा रियाज है। राजा रियाज को और वाकफ़ कौन है? राजा रियाज को जहाँ से नाम मिलना है उसने वही देना है और वही वज़ीर आज़म होना है।
और कहा ये जा रहा है कि ये मुमकिन है कि राजा रियाज वाला वज़ीर आज़म हो, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि इन दोनों के माबैन इत्तफाक ना हो और ये फैसला इलेक्शन कमीशन करे। तो इलेक्शन कमीशन ने किसका नाम ओके करना है? वो ऐन मुमकिन है कि वो राजा रियाज वाला। नहीं, मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हीं नामों में से एक नाम देना है ना। इलेक्शन कमीशन ने कोई तीसरा नाम अपने पास से तो नहीं देना। अगर 6 नाम है तो उन 6 नामों में से एक नाम को, मेरे ख्याल से 4 जाएंगे इलेक्शन। मैं कह रहा हूँ 4 जाएं 1 जाएं, इलेक्शन कमीशन उन्हीं नामों में से सिलेक्शन करनी है, उन्हीं नामों में से एक को किसी एक को कहना है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर एक बड़ा शदीद फड्डा पड़ा हुआ है। असल मामला ये है कि मियाँ साहब के साथ हो गया हाथ, और जब हाथ हो गया मियाँ साहब के साथ तो अब मियाँ साहब चाहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार, खलील रहमान रमदे, इनमें से कोई आ जाए। अब इस पे लगे हुए हैं, जबकि अच्छा ये चले मियाँ साहब वाला हो गया, ये संजरानी साहब किस हद तक मजबूत है? एक मिनट ठहरे था, ये संजरानी साहब तो अच्छे आदमी है, ये राजा रियाज फुटबॉल खेलने आया था यार, वज़ीर आज़म का इसने फैसला करना है, देखो तो सही यार जरा यासर यार आप। अच्छा, एक कुछ लोग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि अगर किसी को किसी चीज़ का जाम हो तो वो जाम उसका रहने देना चाहिए, कुछ दिन तक तो वो जाम रहे ना। अगर कोई समझता है किसी चीज़ को कि मैं इस मनसब का अहल हूँ, तो अगर वो मनसब उसका नहीं भी है तो कुछ दिन की अगर वो सोच विचार चलती है तो क्या एतराज़? नहीं चलिए ठीक है, आपके शहर का है, आप इस पर खुश हैं तो हम क्यों बोलें जी। जो आपके शहर का है हम उसका अदब करते हैं। सादक संजरानी साहब अच्छे आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि एक गैर मुतनाज़ा आदमी है। ऐसे आदमी को अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा रहेगा, और एक सबसे छोटे सूबे से हैं, और ये भी एक बड़ी अच्छी सबसे बड़े सूबे से, सबसे बड़े सूबे से, लेकिन आबादी सबसे कम है, महरूमियों वाला सूबा है, और वहाँ से अगर निगरान वज़ीर आज़म आता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, निगरान वज़ीर आज़म कोई भी आ जाए, मामला कुछ भी हो जाए, मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है, अब अगला हाथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ होने जा रहा है। आप इसी महीने में एक तो और ऐसे फैसले देखेंगे जिसके बाद आप खुद शशोबंद में बैठ जाएंगे कि हो क्या गया है। अच्छा, आपने कहा कि क्या अगला हाथ मौलाना, मुझे लगा कि बगला हाथ मौलाना फजलुर रहमान से मिलाने जा रहा है। मैंने कहा कि शायद कोई बगला भी आ गया पाकिस्तानी सियासत में। नहीं, अगला हाथ जी, अगला हाथ मौलाना साहब से होने जा रहा है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन सियासी जमात के अंदर की खबर हम देते हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा राना साहब, आप ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से पहले वो एक आखिरी बात ये है कि ये 3 साल वाली कोई बात सुनाई दे रही है? नहीं, 3 साल वाली बात तो ज़रूर है कि 3 साल चल जाएगी हुकूमत, उसके बाद फिर, लेकिन नहीं होगा ऐसा। 1 साल नहीं, मेरा ख्याल है 6 से 7 माह। 6 से 7 माह, क्योंकि मुझे तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जब तक IMF की डील मुकम्मल नहीं होती। डील शील का कोई ज़रूरत नहीं, आपने यासर हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री से, पाकिस्तान की तारीख से सीखना चाहिए। आज पाकिस्तान की तारीख में सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। आज हमारे सियासतदान जिनमें से अक्सरियत सिर्फ इक़्तिदार के लिए किसी के साथ होती है, इक़्तिदार ना हो तो उसकी बदतरीन मुखालफ होती है। बस इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा, और इसके बाद हो सकता है कोई एक नया ट्रक तैयार हो जाए और बहुत से हली जो बदतरीन दुश्मन थे वो बेहतरीन दोस्त बनकर एक ट्रक पर सवार हो जाए, और ये भी हो सकता है उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। इस कौम को मैं एक बात आपको दूँ, बताओ, बत्ती के पीछे लगना या ना लगना एक बात का मामला है, लेकिन हमारे सियासतदानों के पास जो दाव हैं ना, वो इतने कमाल के दाव हैं कि जिस वक्त जिसको जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे गिरा सकते हैं। हुक्मरानों के पास दाव पेच ऐसे हैं कि जिसको चाहें गिरा सकते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। लेकिन के लिए दिल में सीखने की लगन ज़रूर होनी चाहिए। मौक़े बात होते हैं लेकिन गवाते उसे बहुत ज़्यादा लोग हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में जब हुकूमत जो है वो घर जा चुकी है, निगरान वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब जो है उसके हवाले से मुशावरत जारी है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुआशी और सियासी मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर क्या आने वाले दिनों में सियासी हलचल ज़्यादा देखने को मिलेगी? जलसे जुलूस होंगे या फिर कुछ वक्त की खामोशी तारी होगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आगे किस तरीके से बढ़ना है? इसी मंजरनामे में बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मुफ्ती साहब, असम्बली तहलील हो चुकी है,
असेंबली की तहलील के बाद अभी तक नाम पे इत्तफाक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर हो जाएंगे? एक ख्वाहिश है जो उसका खुद नहीं होगा। ख्वाहिश वो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हमारी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन जैसे कि वो सीसी का इजलास हुआ तो उससे तो हमें लगता है कि उन्होंने जब ये तय किया कि हम नई मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाएंगे, तो नई मरदमशुमारी पे तो वक्त लगेगा। ये 90 दिन तो खालिसतन किसी और काम के अलावा सिर्फ इलेक्शन के लिए था, तो फिर जाहिर है ये 90 से 91 होगा, 91 से 101 होगा, 121 होगा, तो 90 दिन के अंदर मुश्किल लगता है। और 121 से 365 दिन भी हो सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल। तो फिर आप जब आप कह रहे हैं मुमकिन है और बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर आपकी सियासी जद्दोजहद, आपकी जमात की सियासी जद्दोजहद, आपकी जमात का आइन के लिए खड़े होना, वो कहाँ होगा? नहीं देखा ना, कुछ मजबूरियां भी तो होती है ना, आप उनको मजबूरियों को मद्देनजर भी रख सकते हो। यानी कि हम ख्वाहिश तो यही रखते हैं कि 90 दिन के अंदर हमारा इलेक्शन हो। हमारी इत्तेहादी एक जमात है वो MQM, वो नाराज थी और उन्होंने कहा जी हमें तो गिना ही नहीं गया। तो ये एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि एक आदमी मौजूद है, आप उसको गिनते नहीं है या कम गिनते हैं, तो एक एतराज़ तो आया। तो वो एतराज़ चला गया हमारे सलामती कौंसिल के अंदर, और सलामती कौंसिल ने तय किया कि हम इनको गिनेंगे। अब कुछ अगर लेट हो जाए, ज़्यादा नहीं, वैसे तो कोई 15 बहाना बिस्यार, ये बहाना बनाकर आगे को भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही रह जाए तो मैं कहता हूँ ठीक है, गलत तो होगा लेकिन इतनी बड़ी लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पे बात ये है कि जवाज किस चीज़ को बनाया जाएगा? किसी ना किसी शय को जवाज तो आपने बनाना है ना, तो मुआशी इमरजेंसी है ना कोई गैर मामूली हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है आर्टिकल 254 का नफाज इन हालात में नहीं होता, ना 2/3 अक्सरियत के जरिए आप आइन में कोई तरमीम कर पाए हैं। तो अभी अगर 90 दिन से एक दिन भी ऊपर होता है तो उसको किस तरीके से जवाज बना के आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए यासिर, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इंग्लैंड में नहीं हैं। यहाँ जवाज के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आप परेशान ना हो। यहाँ ऐसा भी हुआ कि एक जर्नल ने अदालत से पूछा तो माँ बदौलत ने उनसे कहा जी आप 3 साल हुकूमत कर सकते हैं। जब एक छोटे से कागज़ पर 3 साल की हुकूमत की इजाज़त मिल सकती है तो आप क्या समझते हैं इसको कवर नहीं किया जाएगा? ये गैर कानूनी कल कानूनी हो जाएगा, ये नाजायज कल जायज हो जाएगा, ये बातिल कल हक हो जाएगा, और इस तरह चलता रहेगा। और वो लोग वो इदारे मर तो नहीं गए जो इस वक्त में नजरिए जरूरत की बुनियाद पर जो चीज हमें सिखा रहे हैं माँ बदौलत मियां शहबाज शरीफ साहब को भी समझ आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि हमने हर काम आइन और कानून के तनाजुर में किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइन के तहत मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो। देखो एक आदमी एक ऐसी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो वो उसकी कुछ पोस्ट की मजबूरी होती है, कोई बेकी बातें उसके मुंह से निकल जाती हैं। मैं तो समझता हूँ हमें सच कहना चाहिए। हम 90 दिन के लिए बना रहे थे सेटअप, लेकिन चूंकि दरमियान में वो मरदमशुमारी की बात आ गई है, अब ये 90-91 हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ इसको बर्दाश्त करने चाहिए। इसको साल तक नहीं जाना चाहिए, इसको 6 से 7 महीनों के अंदर कवर करना चाहिए। ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, इसको इस तनाजुर में देखा जाए। चलें, ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, आपने मान लिया। अब हम सब आपकी भी बात मान लेते हैं जनाब के, इंतज़ार कर लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, जितना अरसा भी। इलेक्शन कभी ना कभी तो होंगे ना जी, कभी ना कभी तो होंगे। हम तो इंतज़ार कर लेंगे, क्या आपकी जमात भी इंतज़ार कर लेगी? हम आप में से हैं ना, अवाम में से हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं। जब एक मुश्किल आती है पूरी कौम के सामने, आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दरमियान पता चला कि एक पहाड़ी तोदा आ गया है, अब आपका सफ़र रुक गया है, तो सारी सवारियां उतरकर उस पहाड़ी तोदे को पत्थर को हटाती है। जब रास्ता साफ होता है फिर गाड़ी चलती है। तो ये इस किस्म की चीज़ है, यानी ऐसी अनहोनी नहीं है। अगर दरमियान में कोई मरदमशुमारी की और सेंसस की बात आ गई है तो उसको हम कवर करके आगे चले जाएंगे।
ठीक है, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक तो नहीं होगा, लेकिन इसको आइन के मुशाबिह और करीब कहा जा सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या समझते हैं 6 माह बाद की कैफियत क्या होगी, उस वक्त का मंजरनामा क्या होगा? अभी अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत से उतरे हैं, ये बोझ हुकूमत का कंधे पे है, ये बोझ हल्का हो जाएगा या बोझ मजीद बढ़ता चला जाएगा? नहीं, 6 माह के बाद फिर महंगाई और ज्यादा होगी, IMF की हिदायत पर मजीद अमल किया जाएगा, फिर लोग गालियां देंगे तो गालियों के बराह रास्त हम निशाना नहीं होंगे, वो निगरान हुकूमत होंगे। नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत में भी तो आप लोग ही होंगे ना, आपकी मशावरत होगी, आपकी मर्जी के बंदे होंगे, जिस तरह KPK में थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा है ना कि वो हम पे डालेंगे, हम इमरान खान पे डालेंगे, कोई तसलसल चलता रहेगा, कोई आदमी बोझ तो बर्दाश्त करेगा नहीं, माशी हालात ऐसे हैं, तो इस तरह गुजारा करेंगे हम। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी आइडियल, लेकिन ये कि एक मुश्किल तो है, एक माशी बहरान तो मौजूद है, तो उससे निपटने के लिए आपने IMF के सारे तकाजे पूरे करने, मुआहदे मुतालबे मानने हैं। तो IMF तो चाहता है कि हमारे यहाँ महंगाई हो, चीज़ें हमारी हो, रेट वो मुकर्रर करें, हमारे टमाटर का भी वो रेट मुकर्रर करें, बिजली के भी, पेट्रोल का भी। तो वो चीज़ें जब ऊपर जाएंगी तो आवाम तो चीखेगी, तो उसकी बद्दुआ तो कहीं ना कहीं लगेगी, ये एक मजबूरी होगी। लेकिन हमारी कौम माशाअल्लाह मेहनती कौम है, जिस तरह मुश्किल हालात से निकली है, हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, हमारे रिजर्व के अंदर इजाफा हो गया है, ग्रे लिस्ट में नहीं आए, तो मुझे ये भी उम्मीद है इस मौके पर कि हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, कौन जाने 6 माह बाद आप कह रहे हैं कि जिस पे आप जिम्मेदारी डालेंगे वो मजबूत हो जाए, कौन जाने जो नई पार्टीज बन रही हैं आपने जिस पे जिम्मेदारी डालनी है उससे मजबूत वो हो जाएं और आप कमजोर हो जाएं, इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, अवाम को तो अपना फैसला कर लेने दे। अगर अवाम को हमारी शक्लें अच्छी लगती हैं तो हमें बर्दाश्त किया जाए, और अगर अवाम का हमारी शक्लें तब्दील करना चाहती है तो वो तो फुल इख्तियार हैं, इनको इस मुल्क की तकदीर बदलने का मौका मिलना चाहिए। मौलाना साहब, अगर अवाम ऐसे लोग ले आते, बड़े एक माजरत से अभी पिछली इतवार को अवाम ने फैसला तो दे दिया पेशावर में, जहाँ पर आपकी नशिस्त आप जीते हुए थे, चौथे नंबर पे PTI थी, आप पहले नंबर पे वो हैं और आप दूसरे नंबर पे हैं, फैसला तो हो गया ना। देखो, किसी एक हल्के से आप पूरे मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और अगर इमरान ने ये माफ कीजिए, अगर अवाम ने ये तय किया कि हमारा मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म यासिर रशीद हो तो कौन मना कर सकता है, राना अजीम हो तो कौन मना कर सकता है। हमें अवाम की तरफ जाना चाहिए और अवाम के फैसले में बेहतरी होगी, वो फैसला मुल्क के मुताबिक होगा। तो ये अवाम को जब वोट का इख्तियार मिलेगा तो अवाम एक फैसला तो करेगी। उन्होंने हमारी चेहरों को पसंद किया तो हमें आप भी बर्दाश्त कर लें, और अगर हमारे चेहरों को पसंद नहीं किया तो हम फैसले के साथ होंगे और अवाम की बात मानेंगे और समझेंगे कि हमसे कोई गलतियां हुई इसलिए आपने हमें तब्दील किया। अरे मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दिखाई देती है जब भी हो? देखो, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनको तो अब थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि इंजीनियरिंग के मुकाबले में तो अदम इस्तेकाम आया है, माशी हालात खराब हुए हैं, अमन तबाह हुआ है। अब वो इंजीनियरिंग न करें, आवाम को छोड़ दें। ये इंडिया की आवाम तो नहीं है, ये मलेशिया की आवाम तो नहीं, पाकिस्तान की आवाम है। वो पाकिस्तान को अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझती है, तो इन आवाम पर क्यों एतमाद नहीं किया जाता? देखो, मुजीब का जो वाक़या पेश हुआ, अवाम ने उनको वोट दिया था और कहा जाता है कि वो इंतखाबात साफ और शफाफ थे, लेकिन जीत पाया था किस तरह डाका चला जाए, मुजीब को किस तरह वज़ीर आज़म बनाया जाए, तो एक बहुत बड़ा हादसा तो हो गया है। अगर उस हादसे से और उस एक बहुत बड़े हादसे से हम सबक नहीं सीखेंगे तो खाकम बदा हम कोई और हादसा भी हो सकता है। हमें सब सीखने के लिए यही हादसा काफ़ी है कि आवाम जिसको मुंतखब करें, हम ज़माम इक़्तिदार के हवाले करें। इसमें आपकी भी खैर है, मेरी भी खैर है, पूरी कौम की खैर है। और अगर चूंकि चुनाचे अगरचे लेकिन मतलब ये है, इस तरह की बातें निकालेंगे तो ये इसकी तारीख भी अच्छी नहीं है और ये हमारे लिए नेक शुगुन भी नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है और होना भी यही चाहिए। आइंदा इंतखाबात के से पहले मौलाना साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए, नवाज शरीफ इस मुल्क को चला सकते हैं, वो बेहतर हैं ज़रा।
अब नवाज शरीफ साहब वाला पत्ता तो कट गया आज के फैसले के बाद, तो अब आपकी नज़र में किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए? किस तरह कट गया एकदम? क्यों काटते हो अल्लाह के बंदे? कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो देख लें। अब क्या कहा उन्होंने? आपको फैसले का नहीं पता आज? नहीं ना, मैं एक देहात से आ रहा हूँ, पता चला कि आप लोग बुला रहे हैं, तो मैं इस वक्त कहूटा में हूँ और मैं इधर से आ रहा हूँ, कश्मीर से, पलंदरी। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 जो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, कानून की शक्ल इख्तियार की, वो वहाँ पे चैलेंज हुआ था और आज ये फैसला जारी हुआ है कि ये पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सिंपल कानून साजी से आप प्रोसीजर को तब्दील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंद कर दिया गया। अब अपील का हक नहीं है। दोनों बहुत सादा हो, बहुत ज्यादा सादा हो। यहाँ वो नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, और यहाँ वो भी नहीं होता जो नीचे की अदालत कहती है, या वो जो मुकन्ना कहती है, या वो होता है जो ताकतवर लोग कहते हैं। देखो, सारे हालात को देखा करें, आंखें छुपा कर बात नहीं करें। ताकतवर लोग की क्या मर्जी है वो हो जाता है। जब हो जाता है तो फिर आप ये क्यों कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता बंद किया और ये कभी नहीं खुलेगा? ये रास्ते बंद होते भी हमने देखे हैं, खुलते भी हमने देखे। बहरहाल इससे तो मुझे इत्तेफाक नहीं है कि फला आए फलाना आए। अगर कौम नवाज शरीफ को पसंद करती है तो उसको आ जाना चाहिए, और कौम पीटीआई के चेयरमैन को पसंद करती है उसको आ जाना चाहिए। मैं तो आप तक तैयार हूँ। कौम आपको पसंद करती है, XYZ कोई भी है, तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाना ये ठीक नहीं हो। कौम जिसको पसंद करती है उसे बरसर इक़्तिदार आना चाहिए, हमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी और कानूनी मंजरनामे में बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। शेखदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से सामने आने वाला फैसला किस किस के लिए रास्ता बंद करता है? इस फैसले को अगर चैलेंज कोई करना चाहे तो किस तरीके से हो सकता है? इसमें कानूनी क्या कोई सुकम है, या फिर क्लियर कट ये फैसला जो जारी हुआ है यही आने वाले दिनों का मंजरनामा होगा? इस बारे में बात करने के लिए सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। आबिद ज़ुबैरी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है, ये फैसले में बहुत से इबहाम है और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट की तरफ से होने वाली कानून साजी को कलअदम करार दे। आप क्या समझते हैं कि कानूनी पैराए में ये फैसला कहां पे स्टैंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे बड़ी हैरानगी नहीं होती जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब साबिक वज़ीर कानून बात करते हैं। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज से पहले हमारी तारीख में कई ऐसे कवानीन आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये आइन के मावरात है, ये आइन से मुतसादिम थे, और उनको डिक्लेयर किया कि ये आइन के, आपको याद होगा NRO नेशनल रिकन्सिलिएशन जो ऑर्डिनेंस था, उसको तो वो भी एक केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सेट असाइड किया इसी ग्राउंड पे कि ये आइन के खिलाफ है। और भी मुख्तलिफ केसेस आए जिसके अंदर ये हुआ। तो अगर कोई देखें, कानून साजी मुकन्ना का होता था, लेकिन वो कानून साजी ऐसी नहीं बना सकती जो आइन के खिलाफ हो। और उन्होंने कोर्ट ने यही कहा है कि ये जो इन्होंने जो ये लॉ बनाया था ये आइन से मुतसादिम था, इसलिए हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि आइन के मुताबिक ये हक जो होता है ये तो कोर्ट का होता है, ये कोर्ट से कोई हक नहीं दे सकता है आइन और कानून की तशरीह करना और ये कहना है। हाँ, कोर्ट पूरी कोशिश करती है किसी तरह कानून को बचाने की, लेकिन उस बात दफा ये होता है कुछ सेक्शंस भी उसके डिक्लेयर कर देती है अल्ट्रा वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ क्योंकि पूरा ही लॉ ऐसा लॉ बना हुआ था जिसने रिव्यू को अपील में बदल दिया था बगैर एक आईनी तरमीम के, तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी और गैर आईनी पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था। और भी कई लॉ इन्होंने इस तरह से बनाए हैं जो बिल्कुल मुतसादिम है आइन के, जो अभी आई एम श्योर चैलेंज होंगे। ज़ुबैरी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब समेत कई और लोग थे जिनके मतलब ये था कि अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, अब ये इन्हीं इंतखाबात में ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी। ताहयात नाहली इन पर वो जो थी वो हो चुका था फैसला। अब क्या समझते हैं कि वो फैसला बरकरार रहेगा? ये देखिए, दो चीज़ें आप इसमें देखें। इसमें जो आपको पता है, इस जो कानून जब आज मुतसादिम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया आइन से, उसके अंदर यह दिया था कि 184(3) में कोई भी फैसला हो
उसके ऊपर एक जो अपील है, वो जिसको रिव्यू, जिसको अपील का दर्जा दिया गया था, वो हो सकती है। वो तो आज बात खत्म हो गई। यानी उनके जो केसेस थे जब भी 2017-18 के, जिसमें इनकी नाअहली थी उम्र भर की, वो तो बात जब तक ये जजमेंट रहेगी उस वक्त तक तो ये नहीं हो सकता, मतलब उनका। हाँ, लेकिन उन्होंने एक, आपको याद है, इलेक्शन लॉ में भी तरमीम की, जिसके तहत उन्होंने उसके अंदर कहा कि जी अब जो जिस चीज में आइन में पीरियड नहीं दिया हुआ उसके ऊपर नाअहली सिर्फ 5 साल की होती है, 5 साल के ऊपर इन दोनों शख्सियात की नाअहली खत्म हो गई, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीजें बताऊं, ये जो नाअहली हुई थी, जबकि मैं खिलाफ हूँ कि किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी नाअहली हयात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी बात यह है कि जी ये नाअहली कोर्ट के ऑर्डर से हुई। कोर्ट का ऑर्डर जब तक है वो उसको नहीं, आप इस लॉ से कोर्ट के ऑर्डर को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, कोर्ट जो इंटरप्रेट कर रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कर रहा था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जिस शक में का पीरियड नहीं दिया हुआ होता आइन के अंदर, उसके अंदर जो नाअहली होगी वो ताहयात होगी। ये एक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मैं समझता हूँ इलेक्शन एक्ट में उसको खत्म करके ये प्रॉब्लम आएगी। ये जो आजम अजीज तारड़ साहब, ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको ये सोचना चाहिए कि जो वो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म हो जाएगा उस कानून साजी से, क्योंकि वो आइन की तशरीह कर रहा था। आइन के अंदर उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये प्रोविजन है और जिसके अंदर कोई पीरियड नहीं दिया हुआ तो ताहयात पाबंदी है उससे। अच्छा जुबैरी साहब, अगर इससे बड़ा बेंच इससे मुख्तलिफ फैसला कर देता है तो ये फैसला कलअदम हो जाएगा? नहीं, इसका एक ही तरीका हो सकता है कि इसका रिव्यू दाखिल किया जाए। रिव्यू का पीरियड है 30 दिन, उसके अंदर इसको हो सकता है और यही बेंच सुनेगा। देखिए, यही रिव्यू और अपील में होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि इस रिव्यू को अपील का स्टेटस दे दिया था। देखिए, इसमें ये नहीं होता, जबकि हमारी बार की हमेशा डिमांड रही है कि 184 में अपील होनी चाहिए, लेकिन अपील आप आईनी तरमीम के तरह लेके आए। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर ये आपको चीजें बदलानी है तो आईनी तरमीम जो तरीकाकार है वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मुकन्नदा का हक है। आइन की तरमीम जो है वो मुकन्नदा का हक है, वो कर सकते हैं। कोर्ट सुप्रीम को पाकिस्तान के किसी कोर्ट ने आज तक किसी आइनी तरमीम को गैर आइनी डिक्लेयर नहीं किया। बैठ साहब, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि चूँकि जैसे बंदियाल साहब चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड होंगे तो हम उसके बाद इस पिटीशन को चैलेंज करेंगे, और चैलेंज करने या उससे पहले चैलेंज कर लेंगे, लेकिन उसको लगवाएंगे नहीं या डिले करेंगे, कोई हिसाब करेंगे। उसके बाद जैसे ही नया कोई आएंगे तो उस पर हम जाके अपना इंसाफ लेने के लिए जाएंगे। उनके ज़हन के मुताबिक ये इंसाफ नहीं है। ठीक है, वो देखिए, वो बिल्कुल जिसके खिलाफ फैसला होता है। अभी तो आप कह रहे हैं कि आजम अजीज तारड़ साहब फरमा रहे थे कि किसके केस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो पता नहीं फिर वो इतनी नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात से। ये कहना कि जी पार्लियामेंट का कानून कोर्ट सेटिसाइड नहीं कर सकती, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये भी एक गलत बात उन्होंने की। जब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो फिर इतने परेशान क्यों है। और दूसरी बात है, आज 11 तारीख है, 30 दिन के अंदर इसकी रिव्यू फाइल करना है उनको, और 30 दिन के अंदर फाइल कर दिया तो उसके बाद हो सकता है हियरिंग उनकी 15-16 सितंबर से पहले हो जाए। तो ये कहना, जब एक दफा रिव्यू हो जाए, सेकंड रिव्यू लाई नहीं करता। अब आपने जस्टिस फाइजा के केस में ही देख लिया कि वो सेकंड रिव्यू लाई नहीं करता, तो क्यूरेटिव एक रिव्यू की चीजें आई थी, वो भी चीफ जस्टिस साहब ने डिसमिस कर दिया कि क्यूरेटिव रिव्यू का कोई हमारे लॉ में कोई चीज ही नहीं है। जस्टिस फाइजा की केस में ये ऑर्डर आया है। तो अब दूसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भूल रहे कि इनका जो नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी हैं, उन्होंने भी आइन के प्रोटेक्ट करने के लिए वो हल्फ लिया हुआ है। वो जरूरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जी वो आके आपके हर चीज के फैसले आपके हक में करेंगे, हो सकता है करें, लेकिन जो भी फैसला वो करेंगे वो आइन और कानून के हिसाब से करेंगे। आप देख लीजिए बात। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, बहुत सी चहमगोइयाँ ये चल रही हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो सकते, वो आगे बढ़ जाएंगे, नई हल्का बदलियाँ होनी है, बहुत सी चीज़ें लेके जा रहे हैं, कोई 6 माह, कोई 1 साल, कोई 3 साल की बातें कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि आइन और कानून की रोशनी में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसकी शिक को जवाज बना के इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि 224 एक स्टैंड अलोन है, उसके अंदर पीरियड दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको कराना है। कोई शिक आइन में नहीं है जिसकी बहस पे कर सकते। इवन आर्टिकल 51 जो डील करता है ये सीटों से और हल्का बंदियों के से सब चीजें, वो उसको भी बेसिस नहीं बना सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपनी जजमेंट में कह दिया 90 दिन का, और इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। लेकिन आपने देखा पंजाब और केपी में उनके हुक्म सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना गया, आइन को नहीं माना गया, आइन को तोड़ दिया गया, और वो गवर्नमेंट आज भी केयर टेकर चल रही है। लेकिन आज शुक्र है वो केयर टेकर उन्होंने होल्ड किया कि जी जिसके मतलब जो केयर टेकर चल रही थी केपी में,
खैबर पख्तूनख्वा में वो केयर टेकर थी नहीं, आज उनको सबको रेजिग्नेशन ले लिया गया। यही पंजाब के अंदर भी होना चाहिए कि दो सूबों में इलीगल गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो क्या इलेक्शन इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे मुल्क में। तो देखिए क्योंकि आइन तोड़ दिया गया पहले, अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी खुद सारे डिक्लेरेशन किया हमें 4 से 6 महीने चाहिए, और कोर्ट ने कह दिया कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। तो मेरा कहना यह है कि कोई CCI की मीटिंग खुद इलीगल थी, तो उसके बेसिस पे जो भी नोटिफिकेशन जो उन्होंने किया उस ये सेंसस का मर्दमशुमारी का वो सही नहीं है, और उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन आप करने चाहेंगे जब बेसिक फैसला आपका सही नहीं है, इलीगल है, 2 चीफ मिनिस्टर्स बैठ गए जो उसका हिस्सा ही नहीं हो सकते थे, तो आपका पूरा CCI कॉन्स्टिट्यूशन 2 मुंतखब वज़राए आला उसका हिस्सा ही नहीं हो सकते, तो वो जो फैसला कर रहे हैं वो आईन और कानून की रोशनी के अंदर नहीं, अगर कोर्ट की बात नहीं मानी। सही, यानी ऐसी सूरत के अंदर ये फैसला ही गैर कानूनी है, इसलिए आइन की कोई भी शक ऐसी नहीं है कि जिसके नतीजे में इस इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।